Hello my dear students, welcome to Shri Karni Academy. Yeah, I am Deepika Jain standing in front of you as your accounts educator. How's you all? कैसे हैं आप सब लोग? I hope all you are fit and fine. सब बहुत अच्छे होंगे. तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं, यानी कि लेखांकन की क्या परिभाषा है. व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग. जिन बच्चों ने 11th में कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज किया है उसके लिए सबसे पहला और सबसे डिफिकल्ट पेपर होता है इट्स अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन. तो लेखांकन के अंदर हमने लास्ट वीडियो में बेसिक डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस डिस्कस किए थे कि एक बिजनेस के लिए लेखांकन क्यों रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड विच आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. यानी हम लेखांकन क्यों करते हैं और एक लेखांकन का क्या महत्व है एक संगठन में. और वेरी फर्स्ट उससे भी पहले हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन कहाँ किसे जाता है. Why we are doing accounting, हम क्यों लेखांकन कर रहे हैं. इन सारे क्वेश्चन के आंसर हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में फाइंड किए थे. आज की जो क्लास है माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है बिकॉज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग. टर्मिनोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है शब्दावली. सिंस जब हमने अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तो वहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत क्लियरली फाइंड हुई थी. अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज. लेखांकन एक भाषा है और जब भी हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमें उस लैंग्वेज को समझने के लिए उसकी टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, अदरवाइज हम उस लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते. फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, तो व्हेन यू डिडंट नो अबाउट ABCD and the basic terms of English, you cannot speak in English. यानी अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो आपको क्या आना चाहिए, आपको ABCD आनी चाहिए, आपको सेंटेंस फ्रेम करने आनी चाहिए और कुछ बेसिक शब्द जो है इंग्लिश के वो आपको पता होने चाहिए. एज इट इज अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में बात करने के लिए भी हमें उसकी शब्दावली यानी कि उसकी टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. तो एज इट इज जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द अकाउंटिंग वी नो द बेसिक टर्म्स विच वी यूज्ड इन अकाउंटिंग. ऐसे कुछ शब्द हैं जो हम लेखांकन में उपयोग करते हैं, उनकी परिभाषा हमें पता होनी चाहिए. अगर वी डिडंट नो अबाउट द बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग देन हम कभी भी अकाउंटिंग नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि राम ने 4000 रुपीज का गुड्स खरीदा. राम ने 4000 रुपए का माल खरीदा या राम परचेज द गुड्स ऑफ रुपीज 4000 का क्वेश्चन आएगा, मैम क्या कह रहे हैं. फिर गुड्स में क्या चीजें इंक्लूड होती है, यानी माल किसको कहा जाएगा, स्टॉक किसको मानेंगे, प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा. जब आपको यही नहीं पता तो आप कैसे अकाउंटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं. तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग या बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, कि जब कभी आप अकाउंटिंग करेंगे तो उसके जो बेसिक टर्म्स हैं वो कौन कौन से होंगे, यानी आपको वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो पता होनी चाहिए जब आप क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं. व्हाट इज द बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग. टर्म्स को ही टर्मिनोलॉजी कहा जाता है, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं सामान्य शब्दावली. और ये शब्दावली किसकी है, ये सामान्य शब्दावली है आपकी लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग की. एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा आप लोगों के लिए कि व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी, और कौन सी टर्मिनोलॉजी हम यहाँ यूज करने वाले हैं. तो कुछ बेसिक टर्म्स जो हम
अकाउंटिंग करेंगे तभी नीड टू नो, ताकि हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट वर्ड है एंटिटी या इकाई। एंटिटी को आप ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, आप बिजनेस कह सकते हो, या फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसके लिए आपको अकाउंटिंग करनी है। तो एंटिटी मीन्स द रियलिटी दैट हैज बीन डिफाइंड अ इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। द बिजनेस एंटिटी मीन्स अ स्पेशली indefinable business enterprises like a super बाजार या हायर ज्वेलर्स। एंटिटी का मीन सिंपली आपको जिस बिजनेस की क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं इस बिजनेस की क्या कर रहा हूँ, अकाउंटिंग कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सुपर बाजार, बिग बाजार, कोई ज्वेलर्स की शॉप है, कोई टीवी शॉप्स है, कोई फैक्ट्री है जिसकी आप क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो। तो जिस भी किसी बिजनेस की आप अकाउंटिंग करते हो उसके लिए अकाउंटिंग में कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, बिजनेस में या अकाउंटिंग में उसके लिए वर्ड यूज होता है एंटिटी। इकाई से अभिप्राय ऐसी वस्तु से जिसका निश्चित क्या होता है, अस्तित्व होता है। व्यावसायिक इकाई से क्या अभिप्राय है, व्यावसायिक इकाई से अभिप्राय विशेष रूप से पहचाने जाने वाले व्यावसायिक उद्यमों से होता है, जैसे सुपर बाजार, हायर ज्वेलर्स, आईटीसी लिमिटेड एक्सेट्रा आदि। एक लेखांकन प्रणाली को सदा विशिष्ट व्यावसायिक संगठन के लिए तैयार किया जाता है। दैट मीन्स क्या बिजनेस एंटिटी से क्या डेफिनेशन आ रहा है, बिजनेस एंटिटी से मतलब है आइडेंटिफिकेबल बिजनेस, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं इस बिजनेस की क्या कर रहा हूँ, अकाउंटिंग कर रहा हूँ। ये कोई भी बिजनेस हो सकता है, लाइक अ सुपर बाजार, ज्वेलर्स शॉप, टीवी शॉप्स, कोई कंपनी, एनीथिंग जिसकी आप अकाउंटिंग करोगे वो आपके लिए क्या माना जाएगा, एक एंटिटी या इकाई माना जाएगा। तो वेरी फर्स्ट जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी का नेम मेंशन होगा कि एबीसी लिमिटेड स्टार्ट अ बिजनेस। दैट मीन्स आपके लिए एंटिटी कौन है, एबीसी लिमिटेड। क्वेश्चन आपसे लिखा जाएगा राम स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ रामा एंड कंपनी। दैट मीन्स आपको किसकी अकाउंटिंग करनी है, आपको राम की अकाउंटिंग नहीं करके रामा एंड कंपनी की अकाउंटिंग करनी है। यू आर द अकाउंटेंट ऑफ रामा एंड कंपनी, नॉट राम। तो एंटिटी मीन्स समझ में आया, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो बिजनेस जिसके लिए आप कोई अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसको आप एग्जैक्टली क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कहलाता है एंटिटी यानी कि इकाई। इकाई का मतलब ही क्या है, जिसको आप एक अपना अस्तित्व होता है, जिसको आप निश्चित रूप से पहचान सकते हैं। तो एंटिटी के बाद में एक और बहुत सिमिलर वर्ड आता है ट्रांजैक्शन। हमने जब अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी से पहले अकाउंटिंग की जब डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि लेखांकन के अंदर वित्तीय लेन देनों का लेखा किया जाता है, जिसको हम मुद्रा में क्या कर सकते हैं, मूल्यांकित कर सकते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच इज मॉनिटरिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी। हम वित्तीय लेन देनों का, ट्रांजैक्शंसों का रिकॉर्ड करना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का काम किसमें कर रहे थे, अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन में कर रहे थे। तो अब एक और क्वेश्चन आता है, मैम ये लेन देन या ट्रांजैक्शंस क्या है? तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन। हम एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी हम कुछ दे रहे हैं और उसके बदले में कुछ हमें वापस मिल रहा है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। एन इवेंट इन्वॉल्विंग अ सम वैल्यू बिटवीन टू एंड मोर एंटिटीज। इट कैन बी अ परचेज ऑफ गुड्स, receipts of money, payment to a creditors, incurring expenses, etc. It can be a cash transaction or a credit transactions. That means लेन देन से अभिप्राय दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच में कोई घटना घटना जिसका मूल्य होता है,
लेन देन कहलाता है। उदाहरण के लिए माल का क्रय करना यानी कि परचेज ऑफ गुड्स, धन की प्राप्ति यानी कि नकद रिसीव करना, लेनदारों यानी कि क्रेडिटर्स को पेमेंट करना या व्ययों का भुगतान करना। यह नकद और उधार दोनों में हो सकता है। इट कैन बी इन कैश ट्रांजैक्शन, इट कैन बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसको और अच्छे से समझिए। ट्रांजैक्शंस का मीन्स, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, दो लोग हैं राम और मोहन। मोहन की क्या है, शॉप है जहां पर वो गुड्स यानी कि माल रखता है। अब राम किसके पास गया, मोहन के पास में गया और उसको बोला कि मुझे 5000 रुपीज की क्या करनी है, परचेज करनी है। तो अब इसमें क्या होगा, मोहन अपने पास से 5000 रुपीज के गुड्स किसको देगा, राम को, और राम बदले में क्या देगा, कैश देगा। तो ये क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन हुआ दो लोगों के बीच में, जिसमें राम ने मोहन को 5000 रुपए यानी 5000 रुपीज का पेमेंट किया और मोहन ने बदले में उसको क्या दिया, मोहन ने बदले में उसको 5000 रुपए का माल दिया। तो ये कहलाता है लेन देन करना। और क्या हो सकते हैं ट्रांजैक्शंस, कुछ भी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। देखिए वापस से मैंने राम को ही रखा और मोहन को भी रखा। राम कौन है, ओनर यानी कि व्यवसाय का स्वामी है। मोहन कौन है, एम्प्लॉय है। कोई भी एम्प्लॉय बिजनेस में वर्क किसके लिए कर रहा है, सैलरी के लिए। तो मोहन ने राम के लिए कुछ वर्क किया जिसके बदले में राम ने मोहन को क्या दी, सैलरी का पेमेंट किया 50,000 रुपीज। इसका मतलब ये क्या हुआ, एक एक्सपेंडिचर है, एक व्यय है जिसका पेमेंट कौन कर रहा है, राम कर रहा है। किसको कर रहा है, मोहन को कर रहा है। तो दैट्स कॉल्ड लेन देन। लेना और देना, लेन देन का मतलब ही क्या हुआ है, एक पर्सन कुछ दे रहा है और दूसरा पर्सन कुछ ले रहा है। द सम पर्सन इज गिविंग एंड अदर पर्सन इज टेकिंग। ट्रांजैक्शन को अगर आप क्लियरली देखें तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है लेन देन। लेन देन का मतलब द सम पर्सन इज गिविंग समथिंग एंड द अनदर पर्सन इज गेटिंग या रिसीव समथिंग। एक व्यक्ति कुछ देगा और दूसरा व्यक्ति उसको कुछ लेगा। आप मंदिर में गए और जाके डोनेट करके आ गए, आपने चंदा दे दिया, तो आपने पैसे दिए और मंदिर वालों ने पैसों को लिया। दैट्स कॉल्ड लेन देन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है अकाउंटिंग की। क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें सबसे पहले यही देखना है कि लेन देन हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि जब तक लेन देन नहीं होगा हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट वर्ड सेम एज इट इज असेट्स, जिसको हम परिसंपत्तियां या संपत्तियां कहते हैं। हर एक बिजनेस के से रिलेटेड आपको दो वर्ड्स बहुत अच्छे से आने चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज असेट्स एंड सेकंड इज लायबिलिटीज। क्वेश्चन ये आता है कि मैम असेट्स होती क्या है। Assets are the economic resources of an enterprises that can be useful to expressed in the monetary terms. The assets are the items of the value used by the business in operation. For the example, a supervisor owns a field of trucks which is used by it for delivering a foodstuffs. The trucks thus provide a economic benefit to the enterprises. तो बेसिकली असेट्स का मतलब यहाँ पर है रिसोर्सेस से। Resources, वो resources, which resources, these are the important for the business, for the operation or a manufacturing concern. यानी कि परिसंपत्तियां किसी भी उद्यम का क्या है, वो आर्थिक स्रोत होते हैं जिन्हें मुद्रा के रूप में उपयोगी ढंग से प्रकट किया जा सकता है। यू कैन एक्सप्रेस इन
टर्म्स ऑफ मनी। परिसंपत्तियों का अपना क्या होता है? मूल्य होता है। इन्हें व्यवसाय के परिचालन के लिए उपयोग किया जाता है। देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है। उदाहरण के लिए सुपर बाजार के पास ट्रकों का एक बेड़ा यानी कि समूह होता है जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों की सुपुर्दगी के लिए किया जाता है। सुपर बाजार किसके लिए होता है? मॉल जाते हो, मॉल में जाके सामान लेके आ जाते हो, वहां ट्रकों का कोई यूज थोड़ी है, वहां ट्रक थोड़ी बेचे जा रहे हैं। यू ऑल आर गोइंग फॉर द मॉल, सब गए हो बिग बाजार, सुपर बाजार या कोई भी मॉल, कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली गए होगे। वहां पे आप लोगों ने क्या देखा? सामान बिक रहा है, यानी कि वहां पे क्लोथ्स बेचे जाते हैं, वहां पे क्रॉकरी का आइटम बेचा जा रहा है, यानी कि वहां कपड़े बेचे जाते हैं, वहां पर खाने पीने की वस्तुओं को बेचा जा रहा है। वहां पे क्या ट्रक बेचे जाते हैं? नहीं, पर उन ट्रकों का उपयोग जरूर होगा कि सुपर बाजार तक वो सामान लेके कहाँ से आते हैं? वो बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां हैं वहां से ट्रकों में भर के सामान कहाँ पे लाया जाता है? सुपर बाजार में, ताकि वहां से उनको बेचा जा सके। तो ऐसे टाइम पे वो जो ट्रक्स हैं जो फूड्स को क्या कर रहे हैं? डिलीवर कर रहे हैं कहाँ पर? सुपर बाजार में। वो वहां की क्या कहलाएंगी? असेट्स कहलाएंगी। हमेशा याद रखना, असेट्स बिजनेस के रिसोर्सेज होते हैं, गुड्स नहीं, यानी कि वो वापस रीसेल नहीं होते। अब किसी बिजनेस की एसेट्स किसी दूसरे बिजनेस का गुड्स भी हो सकता है। तो एग्जांपल मैंने कहा सुपर बाजार के लिए क्या है? ट्रक उनकी एसेट्स है, उनका एक बहुत बड़ा क्या है? रिसोर्सेज है। कैसे? देखिए, सुपर बाजार इसने कौन सी एसेट्स एक्वायर करके रखी है? इसने एसेट्स एक्वायर करके रखी है माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रक। ये ट्रक किसके लिए काम में आ रहे हैं? ये ट्रक काम में आ रहे हैं गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवर करने के लिए। बट वहीं पर एक फैक्ट्री है जो क्या कर रही है? ट्रक मैन्युफैक्चर करती है। ट्रक को मैन्युफैक्चर करने का मतलब वो ट्रक को बना रही है। तो क्या जो कंपनी ट्रक बना रही है, जिसका काम ही क्या है? ट्रक को बनाकर बेचना, उसके लिए ट्रक असेट्स नहीं होंगे, उसके लिए ट्रक उसके क्या है? गुड्स हैं, जिनको वो डेली बेसिस पे क्या कर रही है? बेच रही है। तो कोई प्रीफिक्स एसेट्स नहीं है कि हर एक कंपनी के लिए यही आइटम एसेट्स होंगे और यही आइटम गुड्स में आएंगे। ये नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि किस बिजनेस के लिए कौन से रिसोर्सेज उसकी एसेट्स माने जाएंगे और कौन से रिसोर्सेज उसके लिए परचेज होगी। तो आपको एसेट्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, संपत्तियों की परिभाषा आनी चाहिए कि किसी भी व्यवसाय के लिए एसेट्स यानी कि परिसंपत्तियां वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, वो आर्थिक रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम इन द टर्म्स ऑफ मनी में वैल्यूएट कर सकते हैं और जिनका यूज हम बिजनेस ऑपरेशन में कर रहे हैं, ना कि फॉर द रीसेल पर्पस। अगर हम किसी को पुनः विक्रय करने के लिए खरीदते हैं तो वो कभी भी संपत्तियों की परिभाषा में नहीं आएगा। संपत्तियां वो होती हैं जो व्यवसाय के परिचालन में उपयोगी होती हैं, जो व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक होती हैं। यदि आप किसी भी संपत्ति को या किसी भी वस्तु को पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से यानी फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल खरीद रहे हो, दैट मीन्स इट्स अ गुड्स नॉट अ असेट्स। एक बहुत ही सिंपल सी बात मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को भी कहूंगी कि अकाउंटिंग की जो टर्मिनोलॉजी है उसे आप इंग्लिश में अंडरस्टैंड करें, बिकॉज आपको जो क्वेश्चंस हैं, जो जर्नल एंट्रीज हैं, वो किस में करनी है? इन इंग्लिश करनी है। तो इट कैन बी इजी फॉर यू इफ यू नोइंग द टर्म्स इन इंग्लिश। तो असेट्स को हिंदी में कहा जाता है परिसंपत्तियां। तो असेट्स का अब मतलब समझ में आ रहा है आपको कि ऐसी वैल्यूज, ऐसी थिंग्स जिनको आप किस पर्पस के लिए खरीद रहे हो, जिसको आप बिजनेस के ऑपरेशन के लिए खरीद रहे हो, व्यवसाय को संचालित करने के लिए खरीद रहे हो, इट्स कॉल्ड असेट्स। असेट्स बहुत सारी होती हैं एक बिजनेस में। प्लांट,
मशीनरी, फर्नीचर, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? असेट्स के एग्जाम्पल हैं। पर अगेन इट्स द डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि किस चीज को हम एज अ एसेट्स ट्रीट करेंगे और किसको एज अ एसेट्स ट्रीट नहीं करने वाले हैं। तो एसेट्स की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई। एसेट्स को जब आप अंडरस्टैंड करते हो तो एसेट्स से ही सिमिलर एक और वर्ड होता है, इट्स कॉल्ड लायबिलिटीज या देयताएं। लायबिलिटीज का मतलब हम बहुत बार एक वर्ड यूज करते हैं, आई एम लाइबेबल, ये मेरी लायबिलिटीज है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटीज? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज? समटाइम्स हम नहीं कहते इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या? आप क्या कहना चाह रहे हो? इसका मतलब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये काम करूंगा। एज इट इज जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके पास एक तो कुछ असेट्स होती हैं जो आपके रिसोर्सेज होते हैं, सेम टाइम पर आपकी कुछ लायबिलिटीज यानी कि कुछ देयता या दायित्व होते हैं। तो लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन और द डेब्ट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू बी पेड समटाइम्स इन अ फ्यूचर। लायबिलिटीज रिप्रेजेंट करती है एक एंटरप्राइजेस के उस अमाउंट को जिसको उसको फ्यूचर में क्या करना है? पे करना है। They represents the creditor's claims on the firm assets. Both the small and big enterprises find it necessary to borrow a money at one time or the other and to purchase the goods on credit. देखिए इसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा। इसने क्या कहा कि the represent the creditors to claim the firm's assets. ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये उन क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके थ्रू आपने क्या परचेज की है? एसेट्स परचेज की है। चाहे स्मॉल इंडस्ट्री हो या बिग इंडस्ट्रीज, इट इज नेसेसरी टू बोरो द मनी। ये कंफर्म है कि कभी ना कभी हम कुछ अमाउंट क्या लेते हैं? बोरो करते हैं। एंड अदर आप परचेज अ गुड्स ऑन क्रेडिट, हम उधार पर माल भी खरीदते हैं। यानी दायित्वों का मतलब क्या हुआ? देयताओं को आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं हिंदी में, इट्स कॉल्ड दायित्व। तो दायित्व क्या है? वे देनदारियां या ऋण जिनका भुगतान व्यवसाय को भविष्य में किसी समय करना होगा या लेनदार की फर्म की परिसंपत्तियों का या संपत्तियों का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यवसाय चाहे छोटा हो या बड़ा, कभी ना कभी उसे धन को उधार लेने या उधार देने पर वस्तुओं को खरीदने की आवश्यकता होती है। लायबिलिटीज का मतलब आपने जो भी उधार लिया है, उधार का मतलब आप राम के पास गए, आपने राम से 5,000 रुपए का माल खरीद लिया, पर आपने कहा यार आज मेरे पास पैसे नहीं है। 10 दिन बाद 15 दिन बाद जाकर आप उसको क्या कर दोगे? पेमेंट कर दोगे। राम ने कहा ठीक है तो मुझे 5 दिन बाद 10 दिन बाद पेमेंट कर देना। तो वो क्या कहलाता? उधार पे माल खरीदना। आपने अभी उसको नगद में, कैश में कुछ भी भुगतान नहीं किया है। तो क्रेडिट का मीन्स ये क्या है? आप गुड्स को कैसे परचेज कर रहे हो? उधार पे परचेज कर रहे हो। अब उधार पे परचेज किया तो कभी ना कभी तो पे करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है दे के भूल गए या खरीद के भूल गए। एक टाइम के बाद राम आपसे वापस पैसे तो मांगेगा। या आप बैंक के पास गए और बैंक पे आपने कहा मेरे पास फंड्स नहीं है, मुझे लोन यानी कि ऋण चाहिए। बैंक ऋण देगा आपको। बैंक लोन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ये आप सब लोगों को पता है। बट लोन का एक टाइम के बाद रीपेमेंट भी तो करना होता है। तो जब तक आप उस चीज का रीपेमेंट नहीं कर देते, ये आपका दायित्व नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मुझे एक टाइम के बाद में जो उधारी मैंने ली है, जो उधार या क्रेडिट पे मैंने गुड्स को परचेज किया है या किसी बैंक से कोई लोन लिया है, उसको मुझे क्या करना है? रीपे करना है। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर किसी ने मुझे कैश दिया है तो उसको एक टाइम के बाद उसका अमाउंट रिटर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी है। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कहा जाता है
लाइबिलिटीज। कि जब भी कभी आप क्रेडिट्स पे किसी गुड्स को परचेज करते हैं या कोई मनी बोरो कर रहे हैं, चाहे वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, चाहे आपने किसी पर्सन से लिया है, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज बहुत सारी हो सकती है एक बिजनेस के लिए। कौन कौन सी हो सकती है? जैसे अभी हाल मैंने आपको एक चीज बताई, बैंक लोन। नेक्स्ट, बैंक लोन के साथ में और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है आपकी? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यानी कि हमने क्रेडिट पर उधारी में क्या परचेज किया है? क्रेडिटर गुड्स, हमने उधार पर कुछ माल खरीदा है। उधार पर माल खरीदना, ऋण लेना, ये सब लाइबिलिटीज के क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज से ही रिलेटेड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ गई, वो है कैपिटल या पूंजी। जब भी कभी आप क्वेश्चन न्यूमेरिकली स्टार्ट करोगे ना, तो सबसे पहला वर्ड जो आपके सामने निकल कर आएगा वो आएगा कैपिटल। कि राम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 5,000 रुपीज। यार राम की कैपिटल कितनी है? 5,000 रुपीज की है। राम की पूंजी कितने रुपए की है? 5,000 रुपए की। तो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। कि एक ओनर अपने बिजनेस में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है वो उसकी क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। इट मे बी ब्रॉट फ्रॉम कैश और assets by the owner of the business entity. Capital is obligations and a claim on assets of business. It is therefore shown as a capital on the liabilities side of the balance sheet. कि capital may be brought in the form of cash or assets. हम कैपिटल यानी बिजनेस में अमाउंट कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? हम बिजनेस में कैश लेके जा सकते हैं कि मैंने 5 लाख रुपीस का कैश लिया और उससे एक बिजनेस को क्या किया? स्टार्ट किया। यानी कि मेरी कैपिटल कितनी है, मैं बिजनेस में कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ? 5 लाख रुपीस का। आपके पास कुछ एसेट्स पड़ी हुई है जिनको आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया एज अ कैपिटल, तो वो भी आपकी क्या मानी जाएगी? कैपिटल। कैपिटल को हम कहाँ शो करते हैं? कैपिटल को हम हमारी लाइबिलिटीज में शो करते हैं। यानी कि पूंजी का क्या मतलब होता है? पूंजी का बहुत क्लियर मतलब है स्वामी द्वारा व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाला निवेश पूंजी कहलाता है। यानी हम एक व्यवसाय में जितनी भी पूंजी निवेश या इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। व्यवसाय की इकाई के लिए स्वामी रोकड़ या परिसंपत्ति के रूप में लाता है। एक व्यवसाय में कंपनी पूंजी यानी कि कैपिटल कैसे लेके आ सकता है? वो कैश भी ला सकता है कैपिटल के रूप में और एसेट्स को भी लेके आ सकता है। पूंजी व्यवसाय की परिसंपत्तियों पर स्वामी के दायित्व एवं दावा है, इसीलिए इसे तुलन पत्र को कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स बैलेंस शीट की ओर पूंजी के रूप में दर्शाया जाता है। देखो हम इसको कहाँ शो कर रहे हैं? हम इनको लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। क्वेश्चन ये आता है मैम लाइबिलिटीज क्यों हुआ? आपने तो अभी यार मुझे ये बताया कि लाइबिलिटीज का मतलब मुझे किसी को पे करना है, ये मेरी लाइबिलिटी होती है। बट मैं आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस, मैंने बिजनेस के अंदर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, मेरी लाइबिलिटीज किसके लिए हुई? मुझे किसी को पे थोड़ी करना है, तो मेरा ही पैसा है और बिजनेस भी मेरा है। तो स्टूडेंट्स जब हम कभी बिजनेस या अकाउंटिंग को डीप में पढ़ेंगे ना नेक्स्ट चैप्टर में, वहाँ हम अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। वहाँ एक अकाउंटिंग का कंसेप्ट आता है सेपरेट एंटिटी, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। सेपरेट एंटिटी का मीन्स कि इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग, एज पर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, द बिजनेस एंड द ओनर ऑफ द बिजनेस टू सेपरेट पर्सन्स। एक व्यवसाय और उसका स्वामी दो अलग अलग लोग होते हैं।
दैट मीन्स अगर हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की कर रहे हैं, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड देयर ओनर, उसके ओनर के लिए भी है कि जो अमाउंट उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसको एक टाइम के बाद वो वापस किसको पे बैक करे, उसके ओनर को। दैट्स व्हाई कंपनी की कैपिटल को भी क्या माना गया है, लायबिलिटीज माना गया है, बिकॉज देयर इज द टू पर्सन, देयर आर टू डिफरेंट पर्सन, फर्स्ट वन is the owner and second one is the business। इसीलिए बिजनेस की क्या लायबिलिटीज है, बिजनेस की ये लायबिलिटी है कि वो अपने ओनर को सारा अमाउंट वापस पे बैक करे, उसने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो उसको वापस मिलना चाहिए जब वो बिजनेस को क्लोज कर रहा है या आफ्टर सम टाइम्स। कैसे, देखिए दो बिजनेस है, एक पर्सन है जिसने एक ए ट्रेड को स्टार्ट किया, उसके बिजनेस का क्या नाम था, ए ट्रेड लिमिटेड। अब हम अकाउंटिंग एक ही नहीं करेंगे, हम अकाउंटिंग करते हैं ए ट्रेड लिमिटेड की। ए ने ए ट्रेड लिमिटेड में 5 लाख रुपीस को इन्वेस्ट किया, यानी ए ट्रेड के पास कितने रुपीस आ गए, 5 लाख रुपीस, और ये 5 लाख रुपीस क्या माने जाएंगे, इसकी कैपिटल, क्योंकि इसकी ओनर ने बिजनेस में कितने रुपीस इन्वेस्ट किए, 5 लाख रुपीस, तो इट्स कॉल्ड कैपिटल। अब ए ट्रेड लिमिटेड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आफ्टर सम टाइम्स वो ए को कितने रुपीस रिटर्न करेगा, 5 लाख रुपीस। दैट्स व्हाई द कैपिटल ट्रीटेड एज लायबिलिटीज, यानी कि पूंजी को इसीलिए हम दायित्व में दिखाते हैं, क्योंकि एक व्यवसाय का ये दायित्व बनता है कि वो एक निश्चित समय के बाद या व्यवसाय की समाप्ति पर अपने स्वामी को उसके द्वारा निवेशित की गई पूंजी वापस लौटा दे। नेक्स्ट, ड्राइंग्स। कैपिटल से ही रिलेटेड एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रांजैक्शन होता है विच कॉल्ड ड्राइंग्स, यानी कि आहरण। Withdraw of money and goods by the owner from the business for a personal use is known as drawings. Drawings reduce the investment of the owners. आहरण व्यवसाय के स्वामी द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाली गई नगद धनराशि या वस्तु को कहा जाता है। आहरण स्वामियों के विनियोग को घटाता है। मतलब मैंने अभी हाल आपको बोला हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ, जो अमाउंट हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया वहां से अगर कोई भी चीज हम हमारे पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल कर लेते हैं तो इट्स कॉल्ड ड्राइंग्स। पता एग्जाम्पल, अभी हाल मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ क्रिएट किया था कि ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ए ट्रेड लिमिटेड। ए ट्रेड लिमिटेड किससे बिजनेस कर रहा है, ये शर्ट्स बनाता है। इसका क्या काम है, शर्ट्स को खरीदता है और शर्ट्स को बेच देता है, परचेस करता है, दिल्ली से परचेस करके लाता है और जयपुर में बेच देता है, शर्ट्स है। अब ए लिमिटेड शर्ट्स खरीद के लाया, उसको एक शर्ट बहुत पसंद आई, बट ऑब्वियस है ह्यूमन नेचर आएगी आएगी, ये खुद भी तो इंसान है, क्या वो शर्ट्स नहीं पहनेगा, डेफिनेटली पहनेगा। तो उसको एक शर्ट बहुत पसंद आई तो उसने एक शर्ट किसके लिए ले ली, मार्केट में नहीं बेची और खुद का यूज कर लिया। तो ऐसे में उसका कुछ तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लेकर तो हम आए हैं पर इसको हमने बेचा तो है नहीं, इसको हमने क्या कर लिया, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया। तो जब भी कभी ओनर कोई भी चीज या कोई कैश, चाहे वो कोई वस्तु हो बिजनेस की या कैश हो, उसको किसके लिए विड्रॉल कर रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इट्स कॉल्ड ड्राइंग्स। आहरण वो चीज है या वो वस्तु या वो धनराशि जिसको वो व्यवसाय के लिए उपयोग ना करके खुद के लिए यूज करेगा, तो उसको हम आहरण या ड्राइंग्स कहेंगे। क्लियर कि ड्राइंग्स का क्या मतलब हुआ, अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए या तो कैश ले लेता है या क्या करता है,
कोई गुड्स ले लेता है, कोई वस्तु निकाल लेता है, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स का इफेक्ट क्या होता है? ड्राइंग्स का इफेक्ट ये होता है कि जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, बिजनेस में जो हम चीजें इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या कह रहे थे? उसको हम कैपिटल या पूंजी कहते थे। तो वो पूंजी क्या होती है? रिड्यूस्ड हो जाती है या वो कम हो जाती है। इसका मतलब हम कैपिटल ड्राइंग्स को कैसे शो करते हैं? हम ड्राइंग्स को शो करते हैं कैपिटल में से ड्राइंग्स को सब्ट्रैक्ट करके। कि राम ने बिजनेस में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए थे और उसने 5000 रुपीज अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल कर लिए। दैट मीन्स अब उसकी कैपिटल कितनी है? 95,000 की, क्योंकि उसने अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट को क्या किया है? विड्रॉल किया है। तो ड्राइंग से रिलेटेड अब जब आपने कैपिटल को समझ लिया, ड्राइंग्स को समझ लिया, तो वहां एक और वर्ड कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, वो है गुड्स। कैश एंड गुड्स, कैश एंड गुड्स यानी कि वस्तु या माल। तो माल कहते किसको है? व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? कैश तो हमें समझ में आ गया, नगद 10, सबको कैश समझाने की किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है, सबको पता है कैश किसको कहते हैं, सबको जरूरत है। तो गुड्स किसको कहते हैं बिजनेस के लिए? मैम बार बार एक वर्ड यूज कर रही है, गुड्स गुड्स गुड्स, पर गुड्स की डेफिनेशन क्या है? हम गुड्स को डिफाइन किस तरीके से कर रहे हैं? सो स्टूडेंट्स, गुड्स का मतलब होता है माल। इट्स रेफर टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। गुड्स का मतलब उन प्रोडक्ट से है, उन यूनिट से है जिसका बिजनेस क्या करता है? डील करता है। डील का मीन्स इन द टर्म्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग। माल का मतलब वो उत्पाद जिसे व्यावसायिक कारोबार करता है उसे माल कहा जाता है, अर्थात जिसका या तो वो क्रय विक्रय करता है या उत्पादन और विक्रय कर रहा है। जैसे फिर वही एग्जांपल पे आ जाइए। ए का बिजनेस क्या था? ए ट्रेड लिमिटेड जो क्या कर रहा था? शर्ट्स बना रहा था या शर्ट्स को खरीद रहा था। तो ये इसके लिए क्या माना जाएगा? गुड्स। अब देखो यहाँ दो वर्ड्स हैं, या तो क्रय विक्रय या उत्पादन या विक्रय। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि राम दिल्ली से, सॉरी, जो ए है वो दिल्ली से गुड्स को परचेज करता है और जयपुर में जाके क्या कर रहा है? सोल्ड कर रहा है, यानी कि वो परचेज और सेल करता है, बाइंग एंड सेलिंग। कहां से परचेज कर रहा है? दिल्ली से। और कहां पे सोल्ड कर रहा है? दिल्ली से परचेज करके जयपुर में सोल्ड कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर मैं आपसे ये कहती कि जो ए लिमिटेड है वो फैक्ट्री लगा रहा है, उसने क्या बनाई है? फैक्ट्री लगाई है जहां पर वो शर्ट्स को बनाता है। तो जब हम खुद उनको बना रहे हैं, यानी कि हम मटेरियल लेकर आते हैं, कटिंग करते हैं, टेलर से स्टिच करवाते हैं और फिर उसको मार्केट में जाके क्या करते हैं? सोल्ड करते हैं, तब हम वर्ड यूज करते हैं प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग। एट टाइम हम परचेज नहीं कर रहे हैं, एट टाइम पे हम प्रोड्यूस यानी कि उत्पादन कर रहे हैं, खुद क्या बना रहे हैं? शर्ट्स बना रहे हैं। तो माल का मतलब क्या है? वो प्रोडक्ट्स, ऐसी वस्तुएं जिनका हम क्या करते हैं? या तो क्रय विक्रय करते हैं या जिसका हम उत्पादन और विक्रय करते हैं, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग करते हैं, इट्स डिनोटेड एज गुड्स। बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है बिटवीन गुड्स एंड एसेट्स। हम एसेट्स को भी परचेस करते हैं, हम गुड्स को भी परचेस करते हैं। पढ़ा था हमने भी थोड़ी देर पहले एसेट्स, पर एसेट्स किसके लिए यूज हो रही थी? बिजनेस ऑपरेशन के लिए, नॉट फॉर द सेलिंग पर्पस। अगर हम किसी चीज को सेलिंग पर्पस से खरीदेंगे तो उसको हम गुड्स कहेंगे, और अगर हम किसी चीज को ऑपरेशनल पर्पस से खरीद रहे हैं, बिजनेस के संचालन के लिए खरीद रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम असेट्स यानी कि संपत्तियां कहेंगे। तो गुड्स की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, इट्स रेफर टू द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस यूनिट
इज डीलिंग यानी कि उत्पाद, वह उत्पाद जिससे व्यवसाय कारोबार करता है माल कहलाता है, जिसका क्रय विक्रय या उत्पादन और विक्रय किया जाता है। तो आज मैंने आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखाई। आज हमने कौन कौन से टर्म्स सीखे अकाउंटिंग के? आज हमने अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स सीखे, सच एज फर्स्ट वन इज एंटिटी यानी कि इकाई किसे कहा जाता है। तो इकाई का मतलब क्या था? रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन, जिस व्यवसाय का हम एकांकन लेखांकन करेंगे वो क्या कहलाएगी? एंटिटी या इकाई। उसके बाद में हमने दो वर्ड सीखे। कौन कौन से वर्ड सीखे? संपत्तियां और दायित्व यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ द बिजनेस, इट रिप्रेजेंट या इट इज परचेज फॉर द यूज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। संपत्तियां व्यवसाय के आर्थिक स्रोत होती थी जिनका उपयोग हम व्यवसाय के संचालन के लिए कर रहे थे। नेक्स्ट, लायबिलिटीज, दैट मीन्स वी आर लायबल टू पे समथिंग इन फ्यूचर। ऐसी चीजें जिनका हमें भविष्य में क्या करना है? भुगतान करना है, उसको हम लायबिलिटीज कहते हैं। देन कैपिटल, ओनर इन्वेस्ट द अमाउंट इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में जितना अमाउंट निवेशित करेगा, जो भी राशि निवेशित करेगा, उसको हमने क्या कहा? कैपिटल यानी कि पूंजी कहा। देन आहरण यानी कि ड्राइंग्स, उसी कैपिटल में से अगर वो कुछ अमाउंट अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल कर लेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? गुड्स या ड्राइंग्स, इसको हम ड्राइंग्स कहेंगे। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल किया तो ड्राइंग्स। गुड्स, गुड्स किससे रिलेट कर रहा है? गुड्स रिलेट कर रहा है प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। जिस प्रोडक्ट की हम बाइंग या सेलिंग यानी कि क्रय विक्रय करते हैं उसको गुड्स कहा जाता है। आज की टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से समझिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो रह गई है उसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ऐसे ही स्टडीज करते रहिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी और एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।